हेलो गाइस, दिस इज़ मनप्रीत। वेलकम टू सत्यम एजुकेशन हब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। साथ ही इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को एक्सेस कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैटिक सेट 18 को। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, चेन्नई सेंट्रल रेलवे का नाम बदलकर क्या रखा गया है। देखिए 2019 में काफ़ी रेलवेज़ के और मेट्रो स्टेशन के नाम चेंज किए गए हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो चेन्नई सेंट्रल रेलवे है जो कि तमिलनाडु में है, इसका नया नाम क्या है। बात करें अगर पंडित दीनदयाल रेलवे स्टेशन की, तो ये नया नाम है मुगलसराय रेलवे स्टेशन का। अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन है, ये नाम है हबीबगंज रेलवे स्टेशन का। और जो एमजी रामचंद्रन रेलवे स्टेशन है, ये नाम रखा गया है चेन्नई सेंट्रल रेलवे का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सी पुस्तक मिशेल ओबामा द्वारा लिखी गई है। पहली है महाराणा प्रताप द इनविंसिबल वॉरियर। देखिए ये जो बुक है ये लिखी गई है रीमा आहूजा के द्वारा। द इंग्लिश पेशेंट है, यह पुस्तक लिखी गई है माइकल ओडांट जी के द्वारा। और जो बिकमिंग पुस्तक है ये लिखी गई है मिशेल ओबामा के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन सी। बात करें अगर रूल ब्रेकर्स की, तो रूल ब्रेकर्स बुक है ये लिखी गई है प्रीति शेनॉय के द्वारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इसमें शामिल नागा महिला गौडिन्ल्यू को रानी की संज्ञा किन्होंने दी। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा 12 मार्च से 6 अप्रैल को, जिसे दांडी यात्रा या फिर नमक आंदोलन कहा जाता है। और इसी में एक नागा महिला शामिल हुई थी जिनका नाम है गौडिन्ल्यू। इन्होंने महिलाओं को इसके प्रचार प्रसार में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया था और इनको रानी की संज्ञा दी गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और जो सुभाष चंद्र बोस हैं, इन्होंने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। और जो लाला लाजपत राय हैं, इन्होंने जब साइमन कमीशन का विरोध किया था लाहौर में, तब इनकी अंग्रेजों की लाठियों के द्वारा मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार कहाँ पर हुआ था। बात करें अगर भगवान बुद्ध के बारे में, तो ये बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं और इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। और इनकी माता का नाम महामाया देवी था और पिता का नाम शाक्य वंश के शुद्धोधन थे। इनको बचपन में सिद्धार्थ कहा जाता था। साथ ही इनका जो जन्म है वो नेपाल के कपिलवस्तु में लुम्बिनी में हुआ था। और अगर हम बात करें बिहार के कुंडग्राम में, तो देखिए यहाँ पर जो जैन धर्म है उनके 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म हुआ था। लेकिन इनका जो अंतिम संस्कार है वो हुआ था यूपी के कुशीनगर में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। यूपी का जो सारनाथ है, यहाँ पर इन्होंने पहली बार बौद्ध धर्म का प्रचार किया था और इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था पाली भाषा में, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। सल्तनत काल में कौन से शासक ने सर्वप्रथम नहरों का निर्माण करवाना शुरू किया था। देखिए फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, ये तो दोनों हैं तुगलक वंश के शासक। नसीरुद्दीन मोहम्मद है, ये है गुलाम वंश का शासक। और जो सिकंदर लोदी है, ये हैं लोदी वंश के शासक। अगर हम बात करें कि सर्वप्रथम नहरों का निर्माण किसने शुरू करवाया था, तब उनका नाम आता है गयासुद्दीन तुगलक का। जो फिरोज शाह तुगलक हैं, इनके बारे में महत्वपूर्ण बात आती है कि इन्होंने सबसे ज़्यादा बार नहरों का निर्माण करवाया था। नसीरुद्दीन महमूद है, ये जो है गुलाम वंश के शासक हैं और ये टोपियाँ सिलने का काम करता था, साथ ही कुरान की आयतें भी लिखता था। सिकंदर लोदी हैं, इन्होंने 1504 में आगरा की स्थापना की थी और 1506 में इन्होंने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। ये सारे फैक्ट्स आप इनके बारे में ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गयासुद्दीन तुगलक। कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि किसने दी थी। देखिए जो कैप्टन हॉकिंस हैं, ये 1608 में जहांगीर के दरबार में आए थे और ये जेम्स 5 हैं उनके राजदूत थे। और इनको जो इंग्लिश खान की उपाधि है ये दी थी जहांगीर ने ही, जब ये इनके शासनकाल में इनके दरबार में आए थे। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जहांगीर को न्याय की जंजीर भी कहा जाता है।
और इनके बचपन का नाम है सलीम और इनका जो शासनकाल है वो था 1605 से लेकर 1627 का। और इन्हीं के बारे में मुख्य बात है कि इन्होंने सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जन देव जी की हत्या करवाई थी। अगर बात करें हम अकबर की तो इसके जन्म के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। याद रखिएगा, इनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को राणा वीरसाल के महल अमरकोट में हुआ था। और जो शाहजहां हैं इन्होंने यमुना नदी के किनारे पर आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया था। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? देखिए, मनुष्य में गुणसूत्र हैं 23 जोड़े या फिर संख्या में 46 बोल सकते हैं कि 46 होते हैं और 23 जोड़े होते हैं। बात करें अगर अल्टमैन की तो इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी और गुणसूत्रों का नामकरण किया था। ग्रेगर जोन मंडल हैं, इन्हें आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। फ्रेडरिक मिशन ने न्यूक्लिक एसिड की खोज की थी और जो स्ट्रोसबर्गर हैं इन्होंने खोज की थी गुणसूत्रों की। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। अगर हम बात करें गुणसूत्रों के बारे में तो इसकी सबसे ज़्यादा संख्या होती है एक ओलोकैंथा नामक प्रोटोजोआ है, उसमें कुल 1600 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और साथ ही अगर हम बात करें कि मनुष्य में 2 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, एक तो होता है अलैंगिक गुणसूत्र और एक होता है लैंगिक गुणसूत्र। जो लैंगिक गुणसूत्र होते हैं वो तो होते हैं 1 जोड़ी यानी कि संख्या में हो जाएंगे 2, और जो अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं 22 जोड़ी यानी कि संख्या में हो जाएंगे कुल 44। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये एक प्रकार की जैसे कोशिका है और इसका एक केंद्रक है, तो इसमें कुछ इस प्रकार के वलय से पाए जाते हैं जिन्हें क्रोमेटिन कहा जाता है। और ये जो हैं ये प्रोटीन और डीएनए के बने होते हैं और जब ये सिकुड़ जाते हैं तो इनसे ही गुणसूत्रों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्ट्रोसबर्गर। इन्होंने ही गुणसूत्रों की खोज की थी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की शुरुआत कब की गई थी? देखिए, जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है इसे नरेगा कहा जाता है और इसकी शुरुआत की गई थी 2 फरवरी 2006 को, लेकिन बाद में 2009 में 2 अक्टूबर को इसका नाम चेंज करके मनरेगा कर दिया गया था, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। एक बात ध्यान में रखिएगा इस बारे में कि ये एक प्रकार का अधिनियम है, कोई योजना नहीं है और इसका संचालन ग्राम पंचायतों के द्वारा किया जाता है और महिलाओं की इसमें 33% भागीदारी निश्चित की गई है कि इसमें जो 33% हैं ये कार्य महिलाओं के द्वारा किया जाएगा। और इसके अंतर्गत ये प्रावधान है कि इसमें 5 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर अंदर ही व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा और सूचना देने के बाद में मात्र 15 दिनों के अंदर ही ये इनको कार्य दिलवाया जाएगा। तो ये सारे फैक्ट्स आप ध्यान में रखिएगा। अगर हम बात करें कि इस अधिनियम की शुरुआत कब की गई थी तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2006। लेकिन अगर पूछा जाए कि इसको मनरेगा कब कर दिया गया था तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसका नाम चेंज करके 2009 में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कर दिया गया था। निम्न में से सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है? देखिए, पूरे वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम किए जाते हैं। एक तो है ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और अमेरिकन ओपन। और अमेरिकन ओपन को यूएस ओपन भी कहा जाता है और ये टेनिस से संबंधित है। अगर हम बात करें इनके समय कार्यकाल के बारे में कि ये कब कब शुरू किए गए थे तो देखिए, जो ऑस्ट्रेलियाई ओपन है इसको शुरुआत किया गया था 1905 में। जो फ्रेंच ओपन है इसकी शुरुआत की गई थी 1891 में। विंबलडन ओपन है इसको शुरू किया गया था 1877 में और जो अमेरिकन ओपन है इसको शुरू किया गया था 1888 में। तो देखिए, अगर हम बात करें कि इसमें जो सबसे पुराना है तो ये हो जाएगा 1877 का विंबलडन ओपन। और अगर हम इनके कोर्ट की बात करें तो जो ऑस्ट्रेलियाई ओपन है और अमेरिकन ओपन है ये दोनों ही हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर और विंबलडन ओपन है ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। अगर पूछा जाए कि सबसे नया ग्रैंड स्लैम कौन सा है तब राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलियाई ओपन, क्योंकि इसकी शुरुआत सबसे लेटेस्ट समय में यानी कि 1905 में की गई थी। नारा विजय विश्व तिरंगा किसने दिया था? देखिए, नारे हैं ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अगर बात करें हम विनोबा भावे की तो देखिए, इन्होंने भूधार आंदोलन 1951 में शुरू किया था और इन्होंने जय जगत का नारा दिया था।
जयप्रकाश नारायण हैं, इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। और जो मदन मोहन मालवीय हैं, इन्होंने सत्यमेव जयते का नारा दिया था। और जो श्यामलाल गुप्ता हैं, इन्होंने नारा दिया था विजय विश्व तिरंगा का। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भगवान का निवास अबोर्ड ऑफ गॉड कौन से शहर को कहा जाता है? ऑप्शन में है आपके पास कश्मीर, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, जिसका वर्तमान में नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। अगर हम बात करें कश्मीर के बारे में तो इसको स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है। लखनऊ इसको नवाबों का शहर, और जो भगवान का निवास है ये कहा जाता है इलाहाबाद, प्रयागराज को। और इसमें हर 12 साल के बाद में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। और ये त्रिवेणी संगम है इसको कहा जाता, क्योंकि ये 3 नदियों के किनारे पर बसा है। एक तो है गंगा, एक है यमुना और एक है सरस्वती। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि ये 3 नदियों के संगम पर स्थित है और इसी के संगम को कहा जाता है त्रिवेणी संगम। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इलाहाबाद, प्रयागराज। वह कौन सा विधेयक है जिसके लिए पहली बार राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा जेबी वीटो का प्रयोग किया गया था? देखिए, जो जेबी वीटो है इसका प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा तब किया जाता है जब वह न तो किसी भी विधेयक पर अनुमति देना चाहता है और जब तक उसको रखे उस पर कोई टाइम लिमिट ना हो, तब किया जाता है जेबी वीटो का प्रयोग। और जो वीटो है ये 3 प्रकार की पावर्स यूज़ की जाती हैं। एक तो आता है आत्यांतिक वीटो, जिसके अंतर्गत जो भी विधेयक आता है उस पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति नहीं देता और इसी कारण से वो विधेयक रद्द हो जाता है। दूसरा आता है निलंबकारी वीटो, जिसको हम पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं कि कोई भी विधेयक आता है तब राष्ट्रपति अपनी सहमति दिए बगैर ही संसद के पास पुनः विचार के लिए भेज देता है। और तीसरा आता है जेबी वीटो, और इसका प्रयोग तब किया जाता है जब अपने पास रखने के लिए उस पर कोई भी टाइम लिमिट की पाबंदी नहीं होती। अगर हम बात करें पेप्सी विनियोग अधिनियम की, तो ये अधिनियम लाया गया था 1954 में और इस पर पहली बार राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा पहली बार आत्यांतिक वीटो को लागू किया गया था, यानी कि इसको फिनिश कर दिया था, इस पर अनुमति नहीं दी थी। संसद के सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक है, ये संशोधन विधेयक लाया गया था 1991 में और तत्कालीन राष्ट्रपति वेंकट रमन ने इस पर अनुमति नहीं दी थी और इसको पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेज दिया था और उस समय निलंबकारी वीटो का प्रयोग किया था। और जो भारतीय डाक संशोधन विधेयक है ये लाया गया था 1986 में और इसी पर ही जो ज्ञानी जैल सिंह तत्कालीन राष्ट्रपति थे, इन्होंने जेबी वीटो का प्रयोग किया गया था और इस वीटो का प्रयोग इन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर इनके मतभेद हुए थे इस विधेयक पर, तब इन्होंने इस वीटो का यूज़ किया था। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय डाक संशोधन विधेयक। ये आप जितने भी वीटो हैं इनके बारे में ध्यान में रखिएगा कि भारत में कुल 3 प्रकार की वीटो पावर राष्ट्रपति के द्वारा यूज़ की जाती है। एक हो जाएगी आत्यांतिक वीटो, एक हो जाएगी निलंबकारी वीटो और एक हो जाएगी जेबी वीटो। प्लेग रोग का टीका किसके द्वारा बनाया गया था? प्लेग रोग है ये बैक्टीरिया के कारण फैलता है और इसका जो वाहक है वो चूहे के पिस्सू होते हैं जिनको जिनोफिलिया केओपिस कहा जाता है और इसका जो बैक्टीरिया है इसके लिए वो है बैसिलस पेस्टिस बैक्टीरिया। और अगर हम बात करें लुई पास्चर के बारे में तो इनको पाश्चरीकरण के लिए जाना जाता है। साथ ही इन्होंने एंथ्रेक्स और जो रेबीज़ है इन दोनों के लिए ही टीका तैयार किए था और जो एंथ्रेक्स है वो बैक्टीरिया से संबंधित है और रेबीज़ है ये वायरस से संबंधित है। और साथ में अगर हम एडवर्ड जेनर की बात करें तो इन्होंने वैक्सीनेशन की शुरुआत की थी और पहली बार चेचक के टीके की शुरुआत की थी और जो चेचक का टीका है ये वैरिसेला वायरस के कारण होता है। जॉन सॉल्क है इन्होंने पोलियो की वैक्सीन तैयार की थी। और अगर हम बात करें कि जो प्लेग का टीका है इसको किसके द्वारा बनाया गया था तो ये बनाया गया था हैफकिंगस के द्वारा। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैफकिंगस। इसके साथ ही आप जो हैफकिंगस है इसको आप हॉपकिंस से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि जो हॉपकिंस है वो आते हैं विटामिन की खोज के लिए। उन्होंने विटामिन की खोज की थी और विटामिनों में जो डी विटामिन है उसकी भी खोज की थी। निम्न में से कौन सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है?
देखिए, जब भी आपको कुछ तत्व दिए गए हों और आपके पूछा जाए कि सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील कौन है या सबसे कम प्रतिक्रियाशील कौन है, तो उनके जो भी परमाणु क्रमांक है उसके द्वारा आप उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको फाइंड कर लीजिए, और जिसका सबसे कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील होगा। बात करें अगर हम पोटेशियम की, तो देखिए इसका परमाणु क्रमांक होता है 19, और अगर हम इसको व्यवस्थित करें तो हो जाएगा 2, 8, 8 और 1। आर्गन है ये आता है 18 नंबर पर, और इसका अगर हम डिवाइडेशन करें तो इस प्रकार हो जाएगा 2, 8, 8। और अगर हम बात करें सिलिकॉन की, तो देखिए जो सिलिकॉन है ये एक अर्ध धातु है और इसका जो परमाणु क्रमांक है 14, और इसका विभाजन हो जाएगा 2, 8, 4। कैल्शियम है यह है, इसका परमाणु क्रमांक 20 है और इसका विभाजन हो जाएगा 2, 8, 8 और 2। देखिए सबसे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम है वो है 1, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो पोटेशियम में है, तो इसमें से सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील हो जाएगा पोटेशियम। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषा क्या है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, और इसमें हमने 2 एयरपोर्ट को डिस्कस किया था, एक तो था होलोंगी एयरपोर्ट और एक था तेजू एयरपोर्ट। अगर हम इसकी आधिकारिक भाषा की बात करें तो यहाँ की भाषा है इंग्लिश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और अगर हम यहाँ बात करें इसके राजकीय चिन्ह की, तो यहाँ का पशु है मिथिन, राजकीय पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल। और इसी से बात ध्यान रखिएगा, जो हॉर्नबिल महोत्सव है ये तो नागालैंड के द्वारा मनाया जाता है, लेकिन जो हॉर्नबिल महोत्सव है इसको राजकीय महोत्सव घोषित किया गया है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। यहाँ का जो पेड़ है वो है होलोंगी पेड़, और जो फूल है वो है लेडी स्लीपर आर्किड। साथ ही इसमें जो तेलीघाटी वन्यजीव अभयारण्य है वो भी अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। डैश गुफाओं में कैलाश मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा चट्टान निर्मित स्मारक है। देखिए इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये मंदिर है कैलाश मंदिर, और इसको बनाया गया है चट्टानों को काट कर फिर इसका निर्माण किया गया है, और ये मंदिर स्थित है जो महाराष्ट्र की एलोरा है उसमें ये स्थित है। एलिफेंटा, अजंता और अलोरा हैं, ये सारी की सारी जो हैं ये महाराष्ट्र में गुफाएं स्थित हैं। और अगर हम इस गुफा के बारे में डिस्कस करें तो इसमें 34 गुफाएं हैं टोटल, और इसमें हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म इन सभी से संबंधित गुफाएं हैं। और 1 से लेकर 12 तक इसमें है बौद्ध धर्म की गुफाएं, और 13 से लेकर 29 तक गुफाएं हैं हिंदू धर्म से रिलेटेड, और 30 से लेकर जो 34 नंबर तक की गुफाएं हैं वो है जैन धर्म से रिलेटेड। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एलोरा की गुफाएं। पीतल निम्न में से किनकी मिश्र धातु है? देखिए पीतल को आप पिताजी से याद रखिएगा, पिताजी से, तो ता से हो जाएगा तांबा यानी कि कॉपर, और जी से हो जाएगा जिंक। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर हम बात करें कॉपर, जिंक और जो फेरस है इसकी जो द्वारा मिश्र धातु बनाई जाती है तो वो होती है डेल्टा धातु, और इन डेल्टा धातु का यूज़ किया जाता है जो जहाज होते हैं उनको बनाने में। कॉपर और एल्युमिनियम है, इसको हम जब भी मिश्रित कर लेते हैं तो इसको कहा जाता है आर्टिफिशियल गोल्ड। जब भी हम कोई भी आर्टिफिशियल गोल्ड की वस्तु लाते हैं तो उसमें कॉपर होता है और एक होता है एल्युमिनियम। और आप देख सकते हैं कि जो पीतल है इसका सामान्य तौर पर जो रसोई के बर्तन हैं उसमें काफ़ी यूज़ किया जाता है, तो ये इस प्रकार से दिखती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। महात्मा गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कहाँ की गई थी? देखिए अगर हम बात करें सत्याग्रह आश्रम की तो ये स्थित है गुजरात में। अगर हम बात करें कि वर्तमान में इसका नाम क्या है, तो वर्तमान में इसको साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसकी स्थापना सत्याग्रह आश्रम के नाम से की गई थी, और ये की गई थी गुजरात के अहमदाबाद में कोचरब नामक स्थान पर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लेकिन बात ध्यान में रखिएगा कि इसकी स्थापना कोचरब में की गई थी 1915 में, लेकिन बाद में 1917 में इसको रिप्लेस कर दिया था और इसको लेकर गए थे साबरमती नदी के किनारे पर, साबरमती आश्रम के नाम से इसकी स्थापना कर दी गई थी। 1 रुपए के नोट पर किनके हस्ताक्षर होते हैं? देखिए 1 रुपए का नोट है, इस पर हस्ताक्षर होते हैं जो भी वित्त सचिव होता है इसके। और अगर हम बात करें कि जो बाकी 9 श्रेणियां बचती हैं नोटों की, तो उस पर साइन होते हैं जो भी भारतीय रिजर्व का गवर्नर होगा उसके।
लेकिन एक 20 रुपये का नोट आया है जिस पर जो हमारे नए अभी गवर्नर नियुक्त किए गए हैं शक्तिकांत दास 25वें क्रम के, उनका पहला सिग्नेचर होगा 20 रुपये के नोट पर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। साथ ही जो भी आरबीआई बैंक है इसके द्वारा अधिकतम 10,000 तक नोट को प्रिंट करने का अधिकार है, यानी कि अधिकतम बड़े से बड़ा नोट हो सकता है 10,000 रुपये का। और अगर हम बात करें जो आरबीआई है इसके बारे में, तो देखिए 1934 के भारतीय रिजर्व अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी और इसके पहले गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ। किस वर्ष भारत में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की गई थी? देखिए राष्ट्रमंडल खेल यानी कि जो कॉमनवेल्थ गेम है, ये देखिए ये जो कॉमनवेल्थ ग्रुप है ये जो बनाया गया था ब्रिटेन के द्वारा, जो भी ब्रिटेन के औपनिवेशिक देश थे उनको मिलाकर एक ग्रुप बनाया गया था जिसको कहा गया था कॉमनवेल्थ। और अगर हम बात करें कि पहली बार इसका भारत में आयोजन कब किया गया था, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इसकी शुरुआत कब की गई थी। देखिए इसकी शुरुआत की गई थी 1930 में और इसके जो पहला मैच हुआ था उसका आयोजन किया गया था कनाडा के हैमिल्टन में 1930 में। लेकिन भारत में पहली बार इसको आप यहाँ पर लोगों में देख सकते हैं कि दिल्ली में 2010 में इनका आयोजन किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन डी। इससे पहले अगर हम बात करें कि एशिया में कब आयोजन किया गया था, तो ये दूसरे नंबर का था और इससे पहले 1998 में मलेशिया की राजधानी जो है कुआलालंपुर, वहाँ पर आयोजन पहली बार एशिया कॉन्टिनेंट में किया गया था। तो बात ध्यान रखिएगा कि दूसरी बार ऐसा अवसर था जब एशिया कॉन्टिनेंट में इनका आयोजन किया गया था और वो भी भारत के दिल्ली में 2010 में। भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़े समांती राज्य कौन सा था? तो देखिए ये बात आपको ध्यान में रखनी है, जो हैदराबाद है ये सबसे बड़ा समांती राज्य था भारत की स्वतंत्रता से पहले। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कालिंदी डैश नदी का दूसरा नाम है। आपको यहाँ बताना है कि जो भी कालिंदी नदी है इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है। देखिए जो यमुना नदी है इसको कहा जाता है कालिंदी नदी। ये इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसका जो उद्गम स्थल है वो है कालिंदी पर्वत। और अगर हम इसके किनारे पर बसे शहरों की बात करें तो देखिए दिल्ली, आगरा, इटावा और कालपी और हमीरपुर, ये जो प्रमुख शहर हैं ये यमुना नदी के किनारे पर बसे हैं। और जो यमुना नदी है ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और इसका उद्गम स्थल है यमुनोत्री उत्तराखंड में गढ़वाल से कालिंदी पर्वत। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी यमुना। निम्न में से कौन सी झील सलाइन सोंडा झील है जो उल्कापात के प्रभाव से बुल्धान जिले में बनी है? देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कि उल्कापात के प्रभाव से बने जो झील यानी कि जो क्रेटर झील है वो कौन सी है। तो देखिए इसका निर्माण हुआ है महाराष्ट्र में और इसका नाम है लोनार झील। जब भी ब्रह्मांड से कोई भी उल्कापिंड पृथ्वी पर आते हैं तो उसकी वजह से बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं इस प्रकार के, और तब ये जो एक उदाहरण है जो कि लोनार झील है ये इसका ही उदाहरण है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोनार झील। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था। देखिए वर्तमान में जो भारत का राष्ट्रीय पशु है वो है बंगाल टाइगर, ये वाला। और अगर बात करें हम इससे पहले, तो इससे पहले 1972 तक रहा था भारत का राष्ट्रीय पशु लॉयन। और जो लॉयन का अगर हम वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसको कहा जाता है पैंथेरा लियो। और जो बंगाल टाइगर है यानी कि जो टाइगर है इसको कहा जाता है यानी कि इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। दोनों में ही फर्क है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सिंह यानी कि शेर। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? देखिए भारत के कुछ दर्शन हैं और यहाँ पर इन्हीं के बारे में पूछा गया है। और अगर हम बात करें इनके प्रवर्तकों के बारे में तो जो न्याय दर्शन है इसके प्रवर्तक हैं गौतमी। अगर हम बात करें जैमिनी की तो जैमिनी है दक्षिणी मीमांसा के प्रवर्तक। और जो कपिल हैं, यहाँ पे कप्ती नहीं है, सॉरी, यहाँ पर कपिल है। जो कपिल है ये है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक और बद्रायण है ये है उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गौतमी। कल आपसे प्रश्न किया गया था, आपको बताना था कि जो दूध सागर जलप्रपात है यह कौन सी नदी पर स्थित है। देखिए जो दूध सागर जलप्रपात है ये स्थित है गोवा में, है एक प्रसिद्ध नदी मांडोवी नदी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्योंकि ये जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। आज के लिए आपके लिए प्रश्न है, आपको बताना है कि जो प्रसिद्ध टाबो बौद्ध मठ है
यह कौन से राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख या फिर इनमें से कोई नहीं। और आप अगर जो भी बौद्ध मठ हैं उनके बारे में कोई भी डिटेल बता सकें तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल मिला होगा और साथ ही आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।